हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और आरसेट की तैयारी के लिए हमने स्पेशल जो लास्ट दो पेपर्स हमारे लाइफ साइंसेज के रहे हैं उनके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ का ये पहला हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें हम सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा डिस्कशन वीडियो रहेगा, और इससे हम बहुत ही फाइन लेवल के ऊपर और सब्जेक्ट का जो एक्चुअल जो लेवल होता है कि जहाँ से हमें किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है, उस लेवल तक हम इन चीज़ों को समझेंगे। क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो और ये पूरा जो वीडियो सीरीज़ रहेगा पीवाईक्यू का, ये आप लोगों की इस थोड़े से समय में आप लोग जो तैयारी के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहे हो उसमें ज़रूर आप लोगों के काम आएंगे। तो नो डाउट आप लोग इसको पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कीजिएगा। डेली अपडेट बने रहिए, हमारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनके साथ आप जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए होता है मीन्स हैप्लॉइड डीएनए फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ के चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और चार ऑप्शन में से ये पूछ रहा है कि हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए ना, एक्चुअल में जो मेन क्वेश्चन है वो है हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए। और हेटेरोडुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास दो स्ट्रैंड हों, डीएनए के दो स्ट्रैंड हों, और दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जो सीक्वेंस है, जैसे जब हम वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग की बात करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ही जो बी डीएनए कन्फर्मेशंस हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम हेटेरो की बात करेंगे तो हेटेरो का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेज ऐसी हों जो कि मैच ना कर रही हों, यानी कि उनमें मिसमैच होना चाहिए। वैसे दो डिफरेंट ओरिजिन के जो स्ट्रैंड्स हों, अगर आप उनको एक साथ लाएं ना, कि दो डिफरेंट, एक स्ट्रैंड, पहला स्ट्रैंड आपके पास हो, इसका ओरिजिन अलग हो, दूसरे स्ट्रैंड का ओरिजिन अलग हो, तो दो डिफरेंट प्रकार के स्ट्रैंड्स को अगर आप एक साथ लाएंगे तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है, जो डबल स्ट्रैंड बनता है, उसको अपन हेटेरोडुप्लेक्स बोलते हैं। तो दो स्ट्रैंड या दो ओरिजिन बोलने का मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस को लेकर के या पेयरिंग को लेकर के सिमिलरिटी डिस्टर्ब होनी चाहिए, तभी हम हेटेरो बोलेंगे। अगर दोनों बिल्कुल से सेम हुए तो हम उसको हेटेरोडुप्लेक्स नहीं बोलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स में कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिले या एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी दोनों स्ट्रैंड्स के ओरिजिन सेम ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर इश्यूज हो, तो ऐसा हम हेटेरोडुप्लेक्स के लिए काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें एक तो है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं, उन होमोलोगस क्रोमोजोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होना, सेगमेंट्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होना। देखो, होमोलोगस वो होते हैं जिनकी सीक्वेंस मैच करती है, ओरिजिन सेम होता है, एंसेस्टर सेम होते हैं, लेकिन उनमें फिर भी थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है। तो जैसे कि एक पेरेंट से जो क्रोमोजोम आया है और दूसरे पेरेंट से जो क्रोमोजोम आए हैं, दोनों हालांकि एक जैसे ही हैं और दोनों के अंदर सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, फिर भी उनकी कुछ सीक्वेंसेज हैं वो डिफ़र होती हैं या उनमें वेरिएशन पाया जाता है। तो अगर हम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर दो डिफरेंट ओरिजिन या जिनमें सीक्वेंस की सिमिलरिटी थोड़ा सा वेरी कर रहा हो, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस हो बनकर के आएंगे। तो रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा तरीका होगा जिसमें जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स को हम एक्सचेंज कराते हैं तो उस समय पे जो डिज़ाइन बनता है या जो डुप्लेक्स बनता है, उस डुप्लेक्स में दो डिफरेंट ओरिजिन होते हैं। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेशन है, वो हेटेरोडुप्लेक्स के लिए काम करेगा। देखिए, ट्रांसडक्शन जो है वो एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें बैक्टीरियल सेल्स में वायरस के थ्रू जीन ट्रांसफ़र होता है ना, वायरस के थ्रू जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं, बैक्टीरियोफाजेज के थ्रू जीन ट्रांसफ़र की एक मैकेनिज्म होती है। तो ये तो हेटेरोडुप्लेक्स का कोई मीनिंग नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, जैसे जो बाहर जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो अंदर लिया जाता है, फिर वो क्रॉसिंग जो रिकॉम्बिनेशन से उसमें जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो,
ऐसी ट्रांसडक्शन की बात हो तो दोनों ही केस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तरीके हैं उसमें आते हैं। हेटेरोडुप्लेक्स का मतलब इनसे कनेक्टेड नहीं होगा। डिलीशन के अंदर सिंपली कोई भी सीक्वेंस हो या कोई भी हमारे पास डीएनए सीक्वेंस हम लें तो उसका जो डिलीशन की उसके अंदर कमी आ जाए या वो कोई पार्ट मिसिंग हो तो मिसिंग से हेटेरोडुप्लेक्स का हमारा कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो डिलीशन का हेटेरोडुप्लेक्स से कोई कनेक्शन नहीं है, ट्रांसडक्शन का नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है। और बैक्टीरियल सेल्स में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जब भी कंजुगेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसडक्शन हो तो जो सीक्वेंसेस काम में ली जाती हैं वो सीक्वेंसेस एक्चुअल में हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो केवल रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा है जहाँ पे हमें हेटेरोडुप्लेक्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये हमारा राइट आंसर इस ऑप्शन के क्वेश्चन का जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट रहेगा। ओके, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्यूरिफाइड डुप्लेक्स डीएनए। ठीक है, अब आपने हेटेरो वगैरह का कोई मेंशन नहीं है। डुप्लेक्स का मतलब उसमें 2 स्ट्रैंड्स होने चाहिए। डुप्लेक्स का सिंपल मीनिंग होता है कि उसमें 2 स्ट्रैंड हो तो वो डुप्लेक्स होता है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको आपने प्यूरिफाइड किया है। प्यूरिफाइड करने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी सेल होगी, उस सेल से आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है ना, उसको प्यूरिफाइड कर लिया। और प्यूरिफाइड जो फॉर्म है उसके लिए कौन सा लागू नहीं है ना, कि कौन से फॉर्म के अंदर वो लागू नहीं हो सकता। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया हुआ। कुछ भी नहीं बताने का मतलब ये कि आपको ये नहीं बताया हुआ कि आपको जो डीएनए आपने आइसोलेट किया वो कहाँ से किया है। ठीक है, अगर आप प्लांट सेल से करते हो, एनिमल सेल से करते हो तो यहाँ पे ये लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा। अगर आपने इसका आइसोलेशन है वो बैक्टीरिया से किया सपोज, तो बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है तो ये मॉलिक्यूल सर्कुलर होगा। तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। हमें नहीं बताया कि ओरिजिन क्या है, राइट। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल लीनियर भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं बताई गई है कि जैसे लीनियर है तो कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर हो। अगर बैक्टीरिया है तो लीनियर कैसे हो जाएगा, है ना, सर्कुलर होगा, तो हम इस पे नहीं जा सकते। लीनियर हो सकता है, अब कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया होगा तो लीनियर कैसे हो सकता है, राइट। सुपर कोइल्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे सेकेंडरी कन्फर्मेशंस बन जाते हैं, सुपर कोइलिंग आ जाती है और जो ट्विस्टिंग और जो ब्रीथिंग होते हैं उससे आती है। तो वो जब हम आइसोलेट करते हैं उसके बाद में रिलैक्सेशन उसका हुआ है नहीं हुआ, या सुपर कोइलिंग हमने रिमूव की है नहीं की, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो सुपर कोइलिंग उसमें एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। मॉलिक्यूल का ही हमें कन्फर्मेशन नहीं है कि वो लीनियर होगा या क्या होगा, तो हम इस ऑप्शन पे भी नहीं जा सकते। ठीक है, अगर बैक्टीरिया हुआ तो सर्कुलर हो सकता है, और अगर उसको रिलैक्स कंडीशन है, उसमें कोई सुपर कोइलिंग नहीं है, विदाउट सुपर कोइलिंग वाले को हम रिलैक्स कंडीशन बोलते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो सर्कुलर के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, रिलैक्स और सुपर कोइलिंग के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हम इस ऑप्शन के साथ में देख सकते हैं। तो हमारे पास जो डाटा दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। और अगर हम रियल जो स्टैंडर्ड होता है कि अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो प्यूरिफाइड आपने कहाँ से किया है, ठीक है, उसी से आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है या मॉलिक्यूल सर्कुलर होगा। उसके बाद में फिर दूसरी बातें आती हैं कि उसमें सुपर कोइलिंग के बारे में कुछ बताया हुआ हो, कुछ एंजाइम्स आपने काम में लिए हो, तो सुपर कोइलिंग जैसे कि मान लो कि आपने टोपोआइसोमरेज वगैरह काम में लिए हो, या टोपोआइसोमरेज या गायरेज एंजाइम्स का कोई मेंशन लिया हो, तब तो हम उसके बारे में कुछ आइडिया भी लगा सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम सुपर कोइलिंग्स को रिमूव करते हैं, राइट। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं दे सकते। हालांकि जो फाइनल आंसर की इन्होंने दी है उसमें ऑप्शन नंबर थर्ड को इन्होंने राइट माना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो
ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और फिर अटैम्प्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर बोनस वगैरह का मेंशन भी होता है। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आप जो बेसिक बातें थी उन बेसिक फैक्ट्स को समझ पाए होंगे, और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके अंदर ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आएंगे, तो होपफुली ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो आप हमारे रेगुलर जो वीडियो सीरीज़ है उससे जुड़े रहने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक डेली हम अपडेट करेंगे। फेसबुक पेज पे अपडेट रहेगा, टेलीग्राम पे अपडेट रहेगा, इंस्टा पे अपडेट रहेगा। तो आप इन सभी नेटवर्क से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।